So in last class we discussed about the memorandum of association, in which we discussed about the various type of clauses, or we can say that content of memorandum. Who is going to tell me about it, that what are the contents of the MOA, memorandum of association? What are the various contents? Yes, Anisha? Yes, ma'am. There are various contents like name clause, registered clause, objective clause, capital clause, liability clause. Exactly. So very good. Now next, 75 roll number. 75 roll number. What is the meaning of MOA? आप लोग में से कितने बच्चे की क्लास में थे यार? हाँ. Okay. So what is the meaning of MOA? Yes, Mahi. Yes, ma'am. MOA stands for Memorandum of Association, and it represents the charter of the company, and it is made before the registration of the company. It is a legal document, and it is the boundary which shows the company this is your boundary. You cannot go beyond that boundary. So basically we can say that memorandum of association is a legal document, एक legal document है, which is required before the registration of the company. Memorandum of association is a charter of the company which consists of so many clauses, जैसे name का clause, कहाँ registered office clause क्या है, capital share आप कितना issue कर सकते हो public को. So all these things are mentioned in the MOA, memorandum of association. In memorandum, why memorandum of association is required? MOA is required for the safety and for the basically shareholders के लिए, कि shareholders MOA को देखें तो समझ में आए कि भाई आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या हो सकता है, कंपनी कैसी है. जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी का IPO निकलता है, NFO निकलता है, राइट? सो ये सब चीजों के लिए MOA की रिक्वायरमेंट में सब बेसिकली शेयर होल्डर्स की रूल्स रेगुलेशन शेयर होल्डर्स के लिए लिखे होते हैं कि शेयर होल्डर्स डिसीजन प्रॉपर्ली ले सके इन्वेस्टमेंट के बारे में. So MOA is a memorandum of association, that is the legal document which is required by the basically we can say कंपनी को रजिस्टर करने के पहले ही जरूरत होता है. MCA का जैसे पोर्टल ओपन करोगे ना, वहाँ MOA के लिए AO के लिए अलग अलग आपके सेक्शंस में अलग अलग फॉर्म्स क्या आता है. तो ये तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कुछ क्लॉज होता है, नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, आपका कैपिटल क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है. तो यहाँ 5-6 इसमें क्लॉज होते हैं, यानी कंटेंट होते हैं मेमोरेंडम के. उसमें टेबल भी बने होते हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटेड विद द, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बट इंटरनल मैनेजमेंट के. इंटरनल मैनेजमेंट यानी कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड. जैसे क्या क्या चीजें होंगी आपके उसमें, कब मीटिंग कब करना है, ठीक है, शेयर्स को कब फॉरफीट करना. फॉरफीट मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना है. जब अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे किसी चीज का तो दे आर गोइंग टू टेक द शेयर्स बैक. So we can say that it consists of all the things related with the internal management. यानी किसमें होता है ये article of association. And I think for normal purpose इतना जानना आप लोगों के लिए काफी होगा. और MOA और AOA कभी भी किसी कंपनी को रजिस्टर कराने से पहले ही बना रहना चाहिए आपकी कंपनी. ठीक है. उसमें नेम वेम भी रहता है, आपकी कंपनी का क्या नाम होगा. अगर कंपनी का नाम अलग नहीं है तो मैंने पहले बताया था ना कि रन के फॉर्म के थ्रू सबसे पहले आपको नाम चूज करना, फिर उस नाम को यूज करना MOA के लिए, फिर MOA को बाद में नॉर्मल जब आप अप्लाई करो रजिस्ट्रार में तो फिर आप उसको MOA को लगा सकते हो, उसको MOA को AO. क्लियर होगी बात. अच्छा, इसमें मैंने कुछ कुछ और चीजें बताई थी. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, पब्लिक कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर कराते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स किस किस की जरूरत पड़ती है. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट. यस, बताओ. क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर. हाँ, पहले वेरी गुड. अनलिमिटेड है पब्लिक कंपनी में. हाँ, और उसका जो कैपिटल हो 5 लाख होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. So basically what we require, DSC, digital signature certificate किसका चाहिए, डायरेक्टर्स का होना चाहिए, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा आपका जो एलिजिबिलिटी है, मेंबर्स का, आपके शेयर्स, आपके डायरेक्टर्स का, ये सारी चीजें, मतलब 5 लाख होना चाहिए आपके अमाउंट. एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर कंपनी. So in public company and private company, what are the various differences? सबको याद है. प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी के फीचर्स वगैरह सबको लर्न है सब कुछ. So we are going to start the new topic and that is scientific management, right? We can say section 2 we already completed, forms of business organization and ownership.
Today we are going to complete the chapter 1, that is scientific management and rationalization. ठीक है? So before starting this topic, scientific management, let us understand that what has happened in 18th century. 18th century में क्या situation था and why scientific management is required to introduce. क्यों जरूरत पड़ा scientific management को introduce करने का? ठीक है? So 18th century में प्रोडक्शन जो था दैट वाज बैडली अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहे थे बार बार. उसके अलावा आपके वर्ल्ड वॉर और बहुत सारी कंट्रीज में वॉर, ये सब भी सिचुएशन था आपका. खैर वो तो 19th सेंचुरी में इट वाज स्टार्टेड, लाइक 1900 में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट वाज स्टार्टेड. बट आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था. जब मैनेजमेंट जो है, जब बेसिकली कह सकते हैं कि जब दे वांट कि जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, लाइक जो प्रोडक्शन लेवल है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने की जरूरत है. इस चीज को समझते हुए फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन बेसिकली आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट को फ्रेम किसने किया? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर ने इसको वो लेकर आए. ठीक है, इससे भी पहले एक स्टोरी है. जो ओरिजिन है आपका मैनेजमेंट का, द ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट जो था दैट वाज ट्रेस्ड, मतलब उसको पाया गया था कब? जब किसने मतलब फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया था. ऐसे तो फादर आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, बट उनसे भी पहले चार्ल्स आपके बैबेज थे जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते थे. और उन्होंने इसको कहां पर लिखा है? ही रोट अबाउट दिस इन द बुक द इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर. इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर नाम की किताब चार्ल्स बैबेज ने लिखी 1832 में, और उसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बातें बताई. क्लियर है? लेकिन उस समय तक वर्ल्ड जो था इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था. राइट? सो दिस इज नॉट कि लाइक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वही फर्स्ट थे. इससे पहले भी ट्रेस किया गया था कि कुछ प्रिंसिपल्स होनी चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बेसिकली किसके साथ वर्क करता है? दे आर वर्किंग विद द वर्कर्स, जो बिलो जो बोल सकते हैं ना, जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं. देखिए, आपकी कंपनी में कितना भी बेटर मैनेजमेंट हो, अपर मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्शन का सारा काम किसके हाथ में होता है? आपके वर्कर्स के हाथ में. ठीक है, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, दे आर फाइनली बेसिकली इंप्लीमेंट द थिंग्स, या जो सुपरविजन के अंडर में वही काम करते हैं. एक बिस्किट की फैक्ट्री में अगर हम उठा ले तो मे भी हो सकता है वहां के टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो. दोनों की जरूरत है, टॉप लेवल की भी और बोल सकते हैं लोअर लेवल की, सबकी रिक्वायरमेंट है. लेकिन चाहे कितना भी अच्छे से आपकी पॉलिसीज हो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो लेबर उसको प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, मशीन को प्रॉपर्ली रन नहीं करेंगे, so that is not going to work, right? So प्रोडक्शन का इफिशिएंसी इंक्रीज करने का जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वर्कर्स की. ठीक है. सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, मतलब ये 1832 में चार्ल्स बैबेज ये लेकर आए. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? लेकिन ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट था उसको एक्सेप्ट किया गया था जब FW टेलर लेकर आए, एंड ही इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एंड आई गेस तुम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ये सारी चीजें. ठीक है. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है, ही वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए में. वो उनका बर्थ प्लेस यूएसए है, एंड वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. देखो ये उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी सुनो. एंड ही स्टार्टेड वर्किंग, एंड उन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत की थी वो बात पता है कहाँ से किया था? उन्होंने एक छोटे से मशीन मेकिंग शॉप में, एक छोटे से मशीन मेकिंग शॉप से उन्होंने एक अप्रेंटिस, एक लेबर, एक बोल सकते हैं एक ट्रेनर की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया. फ्रॉम दैट अप्रेंटिस ही बेसिकली उस जगह से, उस एरिया, सोचो आप, एक छोटा सा मशीन मेकिंग शॉप से ही बिकेम द चीफ इंजीनियर इन 1884. यानी 1884 में वो एक, सोचो एक लेबर क्लास का वर्क से वो कहां पहुंच गए? ही बिकम द चीफ इंजीनियर. ठीक है, 1884 में. लेकिन मतलब ये यहाँ तक तो वो पहुंच गए, लेकिन ही ऑल्सो सॉ ऑल दोस प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द वर्कर्स. लेकिन उन्होंने वो सारी चीजों को देखा, वो सब चीज देखा, क्योंकि उन्होंने भी वहीं पर काम किया. He saw so many problems with the workers. And what is the reason? Fatigue is the reason, not proper working atmosphere नहीं है. तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही अंडरस्टैंड कि एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना काम में बहुत जरूरी है.
ठीक है, एक रूल्स लाना, पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स लाना वर्क में बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? खासकर लेबर्स और वर्कर्स के। क्लियर हो रही है बात? तो इसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड, ये चीज उनको समझ आया कि हम लोग सिर्फ एक कुछ गिवन प्रिंसिपल्स पे बेस होकर काम नहीं कर सकते, बट वी हैव टू डेवलप सम न्यू टेक्निक्स फॉर द वर्कर्स। मतलब नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें। ये सारी चीजों को समझते हुए ही गेव सो मेनी प्रिंसिपल्स ऑन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ये थोड़ी सी स्टोरी बाहर की थी। आई थिंक सबको समझ आ गए हो यहाँ तक? समझ में आए? सो ये तो थोड़ी सी बाहर की बातें थी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे, इनको पूरा अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी क्योंकि सारे ऐसे इधर उधर हुए हैं ना, जो एक बार में पूरा याद हो जाए। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, उन्होंने कुछ नई नई चीजें, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कुछ फिलोसफी है अबाउट द सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, राइट वर्कर को राइट जॉब कैसे दे सकते हैं, यानी कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब के लिए वो सुटेबल है, राइट। उसके अलावा हम कैसे उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कंडीशन? वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज, या आप जहां पर काम करते हो उसका एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, वाटर फैसिलिटी, फिर रेस्ट रूम्स आर देयर, है ना, फिर आपके फर्स्ट एड, ये सारी क्या होती है? ये सारी फैसिलिटीज होती है। वर्किंग कंडीशंस आपने जो दे रखा है, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए? आप वर्कर्स को इफिशिएंट बनाने के लिए आप उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, यानी उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे दे सकते हो। मॉनेटरी बेनिफिट इज रिलेटेड विद द बोनस, जैसे दे दिया। किसी ने अगर टारगेट प्रोडक्शन से ज्यादा टारगेट मतलब अचीव किया, यानी ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो आप उनको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो, तो आप उनको कैसे बोनस दे दिया, आपने इंसेंटिव्स दे दिया उनको, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीजें एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तरीका यही है कि आप वर्कर्स को इफिशिएंट बनाइए। और जो वर्कर इफिशिएंट तभी बनेंगे जब वर्कर्स मोटिवेटेड रहे, राइट। सो और साथ साथ में बीइंग बेसिकली कह सकते हैं कि जो वर्कर्स होंगे उनको किस तरीके से आप काम के लिए सुपरवाइज कीजिए, किस तरीके से आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कीजिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया है, राइट। तो जब हम टेक्निक्स करेंगे ना, तो ये सारे आ जाएंगे, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर दैट। जो वर्कर्स जो होने चाहिए, उनको जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ न्यू वर्कर्स को नहीं मिलने चाहिए, साथ साथ एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भी मिलने चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स भी होते हैं वो उसी वर्किंग एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं। So maybe it is possible that in future they cannot able to do the creativity or innovation in their work. So for increasing their innovation and creativity, the existing workers as well as the new workers, they both need to get the training. Clear है? तो ये कहना सब, ये सारी एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात थी, ठीक है। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं, दे शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन इज रिलेटेड विद द एजुकेशन, that what kind of education they have. Like for example, if the worker is knowledgeable for the making the soft toys, if they are basically knowledgeable for making the biscuits or FMCG product, they should be placed like that only, right? जो उनका experience है, जो उनका working area है और जो उनका knowledge है। Clear हो गई बात? Okay. So जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने ये चीजें बताई अबाउट द क्वालिफिकेशन, अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर्स, अबाउट द ट्रेनिंग, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या देना चाहिए, इंसेंटिव्स कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे आपके वर्कर्स को देना चाहिए, मोटिवेशन कैसे करना चाहिए। उसके अलावा जो आपके वर्क पे वर्किंग कंडीशन डिपेंड होना चाहिए। वर्क पे वर्किंग कंडीशन का मतलब समझ आया? जैसे कि आप किसमें, कौन से एरिया में और कौन से फैक्ट्री में, कौन से इंडस्ट्री में यू आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वर्किंग इन द ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, और कुछ लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां काम बहुत लॉन्ग आवर का है, यानी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत लॉन्ग टाइम का, इमरजेंसी वाले इक्विपमेंट्स आप बना रहे हो या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हो जो बहुत नेसेसरी है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपका वर्किंग कंडीशन भी उतना ही बेस्ट और सुटेबल होना चाहिए। वर्किंग आपका जो रेस्ट टाइम होना चाहिए वो भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। जैसे अगर मान लो आप आधे घंटे का वर्किंग मतलब बीच में आप रेस्ट दे रहे हो, तो उसको 1 घंटा एटलीस्ट देना चाहिए।
ठीक है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो आपका इफेक्टिव जो वर्क होगा, ठीक है, वो आपके किस चीज पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे, लाइटनिंग पे, यानी वहां का इंफ्रा कैसा है, लाइट वगैरह कैसा है. ठीक है. उसके अलावा आपका वेंटिलेशन, आपको वेंटिलेशन इज समथिंग रिलेटेड विद जिससे एयर पास हो सके, क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप देखो अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो, पूरा रूम बंद कर दिया जाए, कुछ भी ऑन नहीं रहेगा, यू आर नॉट एबल टू concentrate on your basically paper. Why? The reason is because of that atmosphere, that suffocating atmosphere, you cannot able to concentrate on your work. So ventilation should be there, lighting facility should be there, proper working condition, the water facility should be there, रेस्ट रूम शुड बी देयर, रेस्ट पीरियड होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए जहां पर आपके कुछ इटेबल या फिर बोल सकते हैं इडेबल आइटम्स मिले. सैनिटेशन रिलेटेड विद द वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है, साफ सफाई होना चाहिए. एंड ये सारी चीज की वजह से यू आर एबल, एक फिजिकल वर्किंग कंडीशन जहां पर कोई भी पर्सन काम कर सके वो प्रॉपर होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में. क्लियर हो गई बात. और हर एक चीज अरेंज होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है. Like for example, if there is a factory and if हर जगह कुछ ना कुछ सामान रखा, you cannot able to rest, right? So in short, the working condition should be proper. Monetary incentive जो होना चाहिए वो परफॉर्मेंस बेसिस पे आप दे सकते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आप टारगेट बेसिस पे दे सकते हो उनको मॉनेटरी बेनिफिट. और साथ साथ में एक और चीज है कि जो मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स है, या आप लोग को 3 लेवल याद है ना, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल, और उसके नीचे आते हैं वर्कर्स. एक मिनट, इसको देख लो ध्यान से तुम लोग. सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल, फिर होते हैं मिडिल, उसके बाद लोअर, और फिर नीचे आते हैं वर्कर्स. तो अगर आपके मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल में कौन आता है आपका, सुपरवाइजर. ठीक है. तो सुपरवाइजर जो है आपका, वो हो या मैनेजर हो, अगर कोई भी वर्कर को वो वर्क असाइन कर रहा है, ठीक है, सो दैट शुड बी, ऐसा नहीं तो वर्क असाइन कर दिया बस, नो, गाइडिंग शुड बी देयर, यानी कि आपको उनको गाइड करना है कि किस तरीके से काम करना है. ठीक है. ऐसा ना हो कि यू आर सेइंग दैट ये वाले प्रोडक्ट का 20 पीस बनाओ, you are saying that, but maybe it is possible that उसको कुछ questions हो, questions, तो ऐसे केस में you have to guide that person as well. Clear है. उसके अलावा you, हाँ बोलो. यहाँ पे तो ये जो क्लियर होना चाहिए ना कि उसको वर्क होगा कौन असाइन करेगा, मैनेजर करेगा या उसका वो. Exactly. There should be एक सिचुएशन, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला रिलेशन है, दैट शुड बी क्लियर, दैट कौन पर्सन क्या वर्क असाइन करने वाला, कौन मैनेजर है, और कौन किससे आपको क्वेश्चन रेज करना है, आप किसके लिए अकाउंटेबल हो, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर किससे करना है. ठीक है. हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, लाइक उनको एक ड्यूरेशन दे दीजिए, 5 दिन 10 दिन, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में गाइडिंग होना चाहिए, किसके लिए, आपके वर्कर्स के लिए, राइट. और प्रॉपरली कंट्रोलिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विद द क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना क्वालिटेटिव है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई एरर्स तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है. सो देयर शुड बी कंट्रोलिंग एज वेल. क्लियर हो गया. सो ये सारी चीजें किसको करनी है, सुपरवाइजर्स को और मैनेजर्स को. क्लियर हो गया. अब आगे जो आपका FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या बताते हैं, तो उसको करने से पहले थोड़ा सा लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. सो लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा, पहले स्टार्ट फिर एंड. ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly scientific management means knowing exactly what you want men to do, men to do. Scientific management means knowing exactly what you want men to do.
meant to do, and seeing, SEEING, seeing that they do it, in the best, that they do it in the best, that they do it in the best and the cheapest way, and the cheapest way. Scientific management means knowing exactly what you want men to do, seeing that they do it in the best and the cheapest way. यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप एक बार साइंटिफिक तरीकों को अडॉप्ट कर लोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, then you are easily able to understand that what is your requirement in the industry. लाइक आप क्या चाहते हो कि आपके प्रोडक्शन कितना मतलब इंक्रीज हो, जो पर्सन जो वर्कर्स है वो काम कितना इफेक्टिवली करे, ठीक है, बेस्ट और चीपेस्ट वे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीपेस्ट वे? इट मींस लाइक विद द लो कॉस्ट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो इसको कहते हैं इफिशिएंसी. तो इन शॉर्ट इफिशिएंसी को इंक्रीज करना तभी पॉसिबल है जब एरर्स और मिस्टेक्स कम हो और हर चीज प्लानिंग और ऑर्गेनाइज वे में हो. So for that is the meaning of scientific management. Clear हो गया बात? Everyone? Online class? Yes, Online class? चलिए. Okay. So scientific management जो है ये इम्प्लाई होता है दो तरीके से, टू टेक्निक से. एक तो है कि डिस्कवर करना है मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क, यानी काम को करने का किस तरीके, क्या टेक्निक होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो अगर ये कप भी बनाना है तो इस कप को बनाने का टेक्निक क्या होना चाहिए. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब पर्सन एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब मास प्रोडक्शन होगा. कंसेप्ट समझ आया कि इफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीज व्हेन देयर इज द मास प्रोडक्शन. ठीक है, मास प्रोडक्शन होगा, वी विल रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन लो कॉस्ट में. धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे आप, और जब आप एक बार एक्सपीरियंस हो गए देन जो काम आप 5 मिनट में करते हो वो काम आप 3 मिनट में करना शुरू करोगे. राइट, सो दैट इज बेसिकली नोन एज द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. तो ये जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट है, लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू हिम मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंसलो टेलर. ठीक है, और एक और बात बता दो, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1913. ठीक है, 1913 में इसको लाया गया था. खैर आपके 1856 में ही कौन बर्थ किसका है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का, लेकिन जो 1913 के अराउंड इसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अडॉप्ट कर लिया गया था. ठीक है, चलिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मैनेजमेंट implies the application of the following two-fold techniques. मतलब दो फोल्ड टेक्निक्स के बारे में उन्होंने बात किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. ठीक है, implies the application of the following two-fold techniques. अब वो क्या है? पहला है the discovery of the best method of performing a particular work. The discovery of the best method of performing a particular work. चलिए इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ. जैसे कि एक मान लो ये फैक्ट्री है. ठीक है, अब इस फैक्ट्री में कुछ मशीन्स हैं. अगर मान लो कि 5 मशीन का काम होता है एक बॉटल को बनाने में. ठीक है, तो एक मशीन यहाँ है, एक मशीन यहाँ है, एक मशीन यहाँ है. ठीक है, एक मशीन यहाँ है और एक मशीन बहुत दूर है. तो ये क्या आपको लगता है कि जो तरीका है इस तरीके से प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कभी इंक्रीज होगी? नहीं होगी. सो यहाँ पर खैर इसका एग्जांपल मैं आप लोग ऐसे बता रही हूँ कि the settlement of the machinery in the arranged way, that is also the part of basically performing the task in efficient way, because it is going to reduce the work. Like 1 के बाद 2 यहाँ है, 2 के बाद 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ.
सो वेरियस जितने सारे अलग अलग जगह पे मशीन्स हैं जिसकी वजह से आपका टाइम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। सो परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वी कैन आल्सो अरेंज द मशीनरी इन द सीक्वेंशियल वे, ठीक है। सो मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया आप लोगों को, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, मतलब कोई भी मेथड आप क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से परफॉर्मेंस करें, यानी टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दो ही फोल्ड टेक्निक है, तो सेकंड वाला जो है देखिए, द बेस्ट मेथड और द फ्रूटफुल मेथड। फ्रूटफुल मेथड मतलब लाभकारी मेथड, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड और द फ्रूटफुल मेथड for meeting a given situation, the best method or fruitful method for meeting a given situation, scientific management will be that kind of process of directing human efforts, और ह्यूमन एफर्ट की जब बात आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एक्सपीरियंस की और आपके एजुकेशन और आपके नॉलेज की बात। लाइक अगर आपको पहला तो ये तरीका है जो प्रोसेस आप किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हो, और जो आपके ह्यूमन जो है, ह्यूमन के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये पर्सन जो है दैट इज सुटेबल फॉर द वर्क और नॉट, या फिर गिवन सिचुएशन के हिसाब से ही और शी इज गोइंग टू वर्क और नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीकों की बात की गई है। पहला कि कोई भी परफॉर्मेंस को किस तरीके से, मतलब कोई तरीका जो परफॉर्मेंस को बेटर करना, हाँ सीक्वेंस में नहीं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, लाइक कोई नया तरीका ढूंढना, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू थिंग या न्यू प्रोसेस जिससे परफॉर्मेंस इफेक्टिवली हो, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज टू इंक्रीज द ह्यूमन एफर्ट, right, and human effort can be increased only when the person is suitable for that work or situation. Clear हो गई बात? समझ में आ गया सबको ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास? नेक्स्ट वन, what is the principle of scientific management? Will be that kind of process of directing human efforts, ठीक है, डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स। हाँ, ये जो दो तरीके हो सकते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने फाइंड आउट किया कि परफॉर्मेंस बेटर करो और ह्यूमन को प्रॉपर्ली डायरेक्ट करो, स्टोरी खत्म, ठीक है। अब बिल्कुल आता है, आपके टेक्निक है किस चीज के, आपके टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है, टेक्निक्स अलग है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आज हम प्रिंसिपल्स कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो पहला लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट लिखिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड लिखिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन, थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ लिखिए, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला, डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन, डेवलपमेंट टू ईच मैन his greatest
greatest efficient and prosperity. फिफ्थ में लिखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट efficient and prosperity. Okay, so the first one is science not rule of thumb. The according to Taylor, हर एक जो बेसिकली कंपोनेंट है वर्क का दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च. हर चीज कुछ ना कुछ रिसर्च से कुछ ना कुछ थ्योरी मिलता है हम लोगों को, राइट? सो उनके हिसाब से गुड मैनेजर वही है जो हमेशा कुछ नए नए फाइंड आउट करे, कोई नए नए टेक्निक लेकर आए, ठीक है, वर्कर्स के लिए जो हेल्पफुल हो. क्लियर है? जो मेथड्स है वर्किंग का उसको इम्प्रूव करे, नया नया इनोवेशन लेकर आए, वही गुड मैनेजर है, राइट? देयर शुड बी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं तो उसी पे हम एम्प्लॉय हैं, उसी पे चल रहे, उसी पे रिलाई होके चल रहे, खत्म. ये नहीं होना चाहिए. वी शुड बी इनोवेटिव एंड द गुड मैनेजर्स की यही पहचान है कि वो अपने वर्कर्स को बेस्ट से बेस्ट बेसिकली टेक्निक्स बताए, इम्प्रूव टेक्निक्स बताए. जो सिचुएशन है, जो पुरानी टेक्निक्स है, पुराने जो आपके यूनिवर्सल मेथड्स गिवन है उस पे चले, वो नहीं होना चाहिए. So science not the rule of thumb, like we don't need to imply on the traditional things, traditional theory, but we have to find out always something new. Clear हो गया? So this is basically science not rule of thumb. Second is harmony not discord. What is the meaning of harmony? Harmony का मतलब क्या होता है? क्या होता है हार्मोनी का मतलब? सामंजस्य. क्या सामंजस्य होता है मैम. सामंजस्य बेसिकली एक दूसरे से मिलके बोल सकते हैं कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पॉजिटिवली वर्क करना, है ना? ठीक है, तो हार्मोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, बोल सकते हैं ना, इन शॉर्ट. सो टेलर कहते हैं कि दैट द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर द वर्कर्स वर इंडिपेंडेंट एंड नॉट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इफिशिएंट रनिंग तभी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वहां कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के आप काम कर सकते हैं, सको, हार्मोनी हो. अगर 4 लेबर है, दे आर वेरी मच इफिशिएंट एंड एक पांचवा जो है, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर इन द प्रॉपर वे, obviously they cannot able to work properly, right? So there should be the proper harmony among the workers and among the superior subordinate. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स में हार्मोनी होना चाहिए, सुपीरियर के साथ हार्मोनी, मतलब there should be the positive relations with all the people, right? Clear हो गई बात? Next one is, अगर environment आप अच्छा create नहीं करोगे ना, तो mentally you will never able to concentrate on your work, right? तो ये चीज क्लास में भी रखो. Next one is कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक दूसरे के काम में सबको मदद करना चाहिए. एवरीवन हैव टू हेल्प ईच अदर, हर एक को एक दूसरे को हेल्प करो, कोऑपरेट करो काम में. ठीक है, अगर अलग अलग मशीन कोऑपरेट करो तो भी यू हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर. जैसे बोलते हैं ना डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे मैनेजर्स हैं अगर आपके सेल्स के हो चाहे मार्केटिंग के हो, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट? सो हियर इन शॉर्ट देयर शुड बी द कोऑपरेशन अमॉन्ग, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए. म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के आप रजामंदी हो कोऑपरेट करने के लिए, राइट? ऐसा नहीं जबरदस्ती यू जस्ट वांट कि वो पर्सन काम करते हो, नो, देयर शुड बी द प्रॉपर कोऑपरेशन. ठीक है, एंड हर एक कोई का काम दूसरे के काम को इफेक्ट करता है, याद रखिएगा. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन शुड बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड. इट मींस दैट जो टेलर कहते हैं कि ऐसा हर कोशिश करना है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट को क्या करना है, अचीव करना है. ऐसा ना हो कि आपने कोई रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इतना, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं. देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन अमॉन्ग द मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन. ठीक है, कोशिश कीजिए जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उसी से आप मैक्सिमम अचीवमेंट कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए. ठीक है, साइंटिफिक मैनर में वो काम करे, मोटिवेशन रहे, प्रॉपर लीडरशिप उसको मिले, गाइडिंग मिले, वो ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन है वो इफिशिएंट बने, वो अपनी पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स. मैंने बहुत ज्यादा शॉर्टकट में बताया, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से लेंगे, लिखेंगे और फिर से पढ़ेंगे. क्लियर हो गई बात सबको? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन हैव एनी डाउट? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्यों लाया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्यों लाया गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन था प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का, और वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना. तो
इन सब चीजों को देखते हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्टन टेलर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. ही इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही गिव सम टेक्निक्स एंड फीचर्स, राइट, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स. So we discussed today principle थोड़ा पढ़ा है हमने. In next class we are going to write about the principles in a proper elaborated way. Clear होगी बात? चलिए मिलते हैं आप लोगों से next class. See you all in the next